Hello guys, welcome back to my channel Online Education, and today we are going to start our new chapter which is benefits and services. So let's get started. सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि बेनिफिट्स कहते किसे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, उनके काम करने के इवज़ उनको जो कुछ भी पे किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो, उन सबको हम कहते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कई किस्म के प्लान्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन जो सबसे 4 मेजर प्लान्स हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है और रिटायरमेंट प्लान है। इनके बारे में हम आगे भी फर्दर देखेंगे। आज के जो है दौर में, या आज हम इसको एक तस्वीरी मंजर में किस तरह देखते हैं, जितने भी आपके यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी कंपनीज़ हैं, जैसे कि हम ये बुक जो है एक अमेरिकन ऑथर की हवाले से पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रेफरेंस से हमें ये बताया है कि अमेरिका में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फुल टाइम जो है वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको इंश्योरेंस दी जाती है। और जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं 99% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज करते हैं। और ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ज़ाहिर बात है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उन्होंने इसका एक तखमीना लगाया है जो कि 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरी है। ये एक ग्राफ है एनुअल हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीजेस का, जिसमें दिखाया गया है कि 1998 में 3.7% तक राइज था, 99 में 7.8%, 2000 में 9.4% और 2001 में 10% एंड 2002 में 16.6% तक राइज आया। इसको एक डायग्राम की सूरत में भी दिखाया गया है। ये एक 1/3 पार्ट है किसी भी वेजेस एंड सैलरीज का, तो उसमें 8.5% जो है लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस 6.9%, पेड लीव 6.5%, रिटायरमेंट एंड सेविंग्स 3.0% एंड सप्लीमेंटल पे 2.8%। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये इनको हम वन बाय वन देखेंगे। पे फॉर टाइम नॉट वर्कड, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सर्विसेज। तो इनको अब हम बारी बारी देखते हैं ये किस तरह के बेनिफिट्स हैं। लीगली रिक्वायर्ड और रेगुलेटेड बेनिफिट्स, ये जिसमें ऐसे बेनिफिट्स जो आपके स्टेट लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड हैं आपके लेफ़्ट साइड पर हैं, और बेनिफिट डिस्क्रिशनरी ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर ये आपकी राइट साइड पर हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको डिटेल में देख सकते हैं। तो अभी हम बेनिफिट्स देखते हैं। पे फॉर टाइम नॉट वर्कड, अभी जो भी हम इंश्योरेंसेस या बेनिफिट्स देखेंगे, आपने अपने माइंड में रखना है कि ये ऐसी इंश्योरेंसेस और बेनिफिट्स हैं जिसमें एम्प्लॉय ने काम नहीं किया लेकिन उसके बावजूद उसको बेनिफिट्स दिए गए। तो सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। एक ऐसी इंश्योरेंस है जिसमें एक एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता, चाहे उसमें उसका कोई कसूर नहीं है या वो किसी भी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस बिना पर एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हैं, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कहते हैं। और ये पे रोल टैक्स है जो एम्प्लॉयज़ डिटरमिन करता है, और जो है टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, और जितना भी टैक्स कलेक्शन होती है वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट जो है वो स्टेट ही करती है। एक और बेनिफिट है वेकेशंस एंड हॉलीडेज़। नंबर ऑफ़ पेड वेकेशंस डेज वेरीज बाय एम्प्लॉयर। आपको हॉलीडेज़ दी जाती हैं, वेकेशंस दी जाती हैं, लेकिन उसके जितने भी वेकेशन के डेज़ होंगे वो सब एलोकेटेड होंगे बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ डेज़ और हॉलीडेज़ हैं वो वेरी करते हैं एम्प्लॉयर पर। प्रीमियम पे फॉर वर्क ऑन हॉलीडेज़, या एक ऐसा बेनिफिट है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पे किया जाता है जबकि आप वर्किंग डेज़ में काम करते हैं, हॉलीडे है लेकिन आप फिर भी काम करते हैं, तो उसमें आपको प्रीमियम पे किया जाता है। तो डैट इज़ वेकेशंस एंड हॉलीडेज़।
देन आता है सिक लीव। एक ऐसी सिक लीव है जब आपका एम्प्लॉय जो है वो बीमार है, उसको बीमारी है, वो काम पर नहीं आ सका, तो उसकी वजह से जो है उसको सिक लीव दी जाती है और वो पेड होती है। ऐसी लीव को हम पेड लीव भी कहते हैं। लेकिन सिक लीव के बहुत से मिसयूजेस भी होने लगे। जो लोग नहीं बीमार थे उन्होंने भी अपनी बीमारी का बहाना किया या उसको मिसयूज़ करते हुए हॉलीडेज़ डिमांड की। तो उस सूरत में उन्होंने पूल्ड पेड लीव प्लान्स जो है वो बनाया, जिसमें आपकी हर एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेड हो रही है, जिसमें हर एक चीज़ देखी जा रही है। तो इसके मिसयूज़ को कम करने के लिए इन्होंने ये वाला प्लान किया, ताकि कोई ऐसी मॉनिटरी कमेटी या मॉनिटरी टीम हो जो कि हर एक चीज़ को वॉच करे। तो उसको हम कहते हैं सिक लीव बेनिफिट। देन पेरेंटल लीव, ऐसा लीव या ऐसा बेनिफिट जिसमें आपकी वजह जो है आपने अपने जो घर में आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, जो आपके घर वाले हैं, उनकी वजह से आपने लीव ली है या आपने उनको चेकअप करवाना है, उनकी बीमारी में आप उनकी तीमारदारी करनी है या उनकी देखभाल करनी है, तो उस लिए हम इसको कहते हैं पेरेंटल लीव। और पूरे साल में जो है 12 वीक्स ऑफ अनपेड लीव विद इन अ वन पीरियड होता है। और एम्प्लॉय जो है उसको मस्ट जो है वो जो है लीव जो है उसकी एम्प्लॉय की जो है वो लेनी होती है। एम्प्लॉयज़ ऑन लीव रिटेन देयर हेल्थ बेनिफिट्स, एम्प्लॉय के जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो उसको रिटेन कर रहा होता है। और ये एम्प्लॉय के पास राइट होता है कि जब भी वो अपनी लीव से वापस आए तो वो अपनी सेम पोजीशन पर आकर अपनी जो भी अपना काम सर अंजाम दे सके। ये एक वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट फॉर्म है जिसको हम एक इलनेस लीव रिक्वेस्ट कहते हैं। एक नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट फॉर्म है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसकी तमाम एंटिटीज़ और तमाम एंट्रीज इसको देख सकते हैं। सेवरेंस पे, ये एक ऐसी पे होती है जिसमें आपको जब एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है, जब आप अपनी जॉब छोड़ रहे होते हैं, तो उसमें आपको वन टाइम पेमेंट जो दी जाती है उसको हम कहते हैं सेवरेंस पे। इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है इसका एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है, यानी कि जब एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को किसी जॉब से टर्मिनेट किया तो जो एम्प्लॉय है वो अपने एंड पे ये ना सोचे कि मुझे क्यों निकाला गया है या वो डिमोटिवेट हो जाए। तो उस सूरत में जो उसको पे किया जाता है ये एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर होता है। और उसके बाद मिरर्स एम्प्लॉयज़ 2 वीक क्वाइट नोटिस, जो एम्प्लॉय है उसको 2 वीक पहले एक नोटिस देना होता है कि जब वो जॉब छोड़कर जा रहा है, तो उस सूरत में इसको ये सेवरेंस पे दी जाती है। अवॉइड्स लिटिगेशन फ्रॉम डिस्ग्रंटल्ड फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वो छोड़ कर जा रहे होते हैं, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसी सूरत में सेवरेंस पे भी एक अच्छा रोल प्ले करती है कि जितनी भी लिटिगेशंस आप पर लगाए जाते हैं आप उस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं जब आप उनको पे कर रहे होते हैं। मीट्स वर्कर एडजस्टमेंट एंड रिटेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट रिक्वायरमेंट्स, ये एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको एडजस्टमेंट जो हैं वो जितनी भी हैं वो रिटेन कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ reassure employees to stay on after the employer on sizes works of employers good intentions, जब वो डाउन साइजिंग चल रही होती है कंपनी में, तो ये रीअश्योर किया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉई हैं वो छोड़कर जॉब छोड़कर जा रहे हैं उनको एक अच्छी इंटेंशंस के साथ जो है वो उनकी पे दी जाए, ताकि वो रीअश्योर कर सके इस चीज़ को कि ये जो एम्प्लॉयर की इंटेंशंस जो थी वो पूरी नहीं थी। तो इसको हम कहते हैं सेवरेंस पे। सप्लीमेंटल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जिसको हम सब भी कहते हैं, जब आपकी कंपनी लेड ऑफ कर रही होती है या फरलो करती है एम्प्लॉयज़ को, तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन कहते हैं, तो विच इज़ कॉल्ड सप्लीमेंटल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ये एक ऐसा रिज़र्व फंड होता है जिसमें आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता रहता है और जो पेमेंट्स होती हैं वो एम्प्लॉय की दी जाती हैं जब वो रिटायर होता है या जब रिटायरमेंट से पहले ही उसको कंपनी ले ऑफ कर देती है, या काम आपके पास बहुत कम होता है, या आप अपनी कंपनी को या
अपनी ऑफिस को किसी और जगह रिलोकेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से काम में कमी आ जाती है, डाउन साइजिंग हो जाती है, तो उस सूरत में जो है ये सप्लीमेंटल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाता है। और ये जो सप्लीमेंटल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पेमेंट्स होती हैं, इनको कंसीडर यही किया जाता है कि ये एम्प्लॉय ने अर्न की है कंपनसेशन अपने लिए। अब देखते हैं हम इंश्योरेंस बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है वर्कर्स कंपनसेशन। जो भी आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो आपकी जो है घर वाले आपको उनको ये कंपनसेशन दी जाती है, लेकिन ये कंपनसेशन उस सूरत में दी जाती है कि जब आप काम कर रहे थे और काम करते हुए आपकी जो है किसी किस्म की आपको कोई एक्सीडेंट पेश आ गया जिसकी वजह से आपकी डेथ हो गई है या आप डिसेबल हो गए हैं, तो जो कंपनसेशन आपके इवज़ में आपके डिपेंडेंट्स जो होते हैं उनको दी जाती है, उसे कहते हैं वर्कर्स कंपनसेशन। कंट्रोलिंग वर्कर कंपनसेशन कॉस्ट, ये एक ज़ाहिर बात है कि बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, तो इसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। स्क्रीन आउट एक्सीडेंट प्रोन वर्कर्स, जो आपकी एक्सीडेंटल जो वर्कर्स हैं आप उनको स्क्रीन आउट करें। मेक द वर्क प्लेस सेफर, आप कोशिश करें कि आपकी जो मशीनरी है या आपकी जो यूनिट है जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उस प्लेस को बहुत ज़्यादा सेफ़ बनाएं ताकि किसी किस्म की भी वहाँ पर इस तरह की कुछ हालत ना बने कि जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय ज़ख्मी हो जाए, उसकी डेथ तक हो जाए। थोरली इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट क्लेम, जितने भी एक्सीडेंट क्लेम्स हैं उनको थोरली इन्वेस्टिगेट करें, हर एक चीज़ को देखें कि क्या है और कहाँ से आई है। यूज़ केस मैनेजमेंट टू रिटर्न इंजर्ड एम्प्लॉयज़ टू वर्क एज सून एज पॉसिबल। केस मैनेजमेंट एक टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, जिसमें आप हर एक चीज़ को देखते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम पॉइंट्स इकट्ठे करके आप पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आप इस केस मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए जितने भी इंजर्ड एम्प्लॉयज़ हैं आप मेक श्योर करें कि आप जल्द से जल्द जो है वो उनको अपने काम पर वापस खड़ा कर दें। अब देखते हैं हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये एक ऐसी इंश्योरेंस है जिसमें आपके जितने भी हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए आपकी जो कंपनीज़ जो है वो आपको इंश्योरेंस देती हैं, उसको हम कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे अल्फाज में इनको HMO भी कहते हैं। एक ऐसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आपके ऑपरेटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि आपके हेल्थ केयर सेंटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो जो कंपनी होती है आपको रूटीन चेकअप देती है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉय जो है एक नॉमिनल फ़ीस पे करता है जिसकी बिना पर उसको ये चेकअप्स दिए जाते हैं। जो है जो फिक्स्ड ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर का किसी भी दूसरी थर्ड पार्टी के साथ जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, तो एम्प्लॉयर उनको पे करता है जिसकी बिना पर तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के उनके चेकअप्स होते हैं, उनकी जितनी भी डिजीज़ हैं या जितना भी मेडिकल केयर का काम है वो सारे HMO ही कर रहे होते हैं। प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, पहले हमने HMO देखा था, अब हम देखे हैं PPO। इसमें ये भी हेल्थ प्रोवाइडर्स या जिसमें आपके मेडिकल केयर के नुमाइंदे आ जाते हैं। ये वो लोग हैं या ये वो कंसल्टेंट्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ की मेडिकल केयर को देखते हैं, लेकिन इसमें आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप अपने जो प्रेफर्ड मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं उनसे आप अपना इलाज करवा सकते हैं, आप उनको जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर एक चॉइस होती है जो आपको कंपनी फ्राहम करती है, तो इसे हम कहते हैं PPOs। अदर कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजीज़, सबसे पहले वेलनेस प्रोग्राम है। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपकी कंपनीज़ चाहती हैं कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो फ़िट रहें, वो मेडिकली तौर पर या फ़िज़िकली तौर पर अपने आप को ठीक रखें। उनको देखते हैं कि वो अच्छा खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं। अच्छे खाना खाने से जो है वो अपना वेट जो है वो ना गेन करें। अगर वेट गेन करेंगे ज़ाहिर सी बात है उस तरह की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, उस तरह का इनपुट नहीं मिलेगा और आउटपुट जो है वो आपको ठीक से नहीं मिलेगी। तो ये वेलनेस प्रोग्राम इसलिए चलाए जाते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेहतमंद रखा जाए, उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। डिसीज़ मैनेजमेंट, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको जो बीमारी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजमेंट है जो
देखती है कि कौन कौन बीमार है, तो उनके लिहाज से फिर वो पीपीओज़ को या जो दूसरे आपके कंसल्टेंट या डॉक्टर्स है उनके साथ उनका कंसर्न होता है, तो वो उनके थ्रू जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ का इलाज करवाते हैं। इसे हम कहते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट। एब्सेंस मैनेजमेंट, आप चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ ऐसी तदबीर करते हैं कि वो छुट्टियाँ बहुत कम करें। ऑन साइट प्राइमरी केयर, आपके जो कंपनी के डॉक्टर होते हैं वो कंपनी में आ जाते हैं, जिसकी बिना पर वो हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअली चेकअप करते हैं। मूविंग टूवर्ड पीपीओ, यहाँ तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप पीपीओ की स्ट्रेटजी को अपनाएं जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की है। न्यू ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर कॉस्ट कंट्रोल, गेटिंग एम्प्लॉयज़ मोर इन्वॉल्व एंड एम्पावर्ड। अब के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्वॉल्व करें, उनको इंगेज करें काम में, उनको एम्पावरमेंट दें ताकि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेटेड होकर कर सकें। ऑटोमेटिंग हेल्थ केयर प्लान एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ को जो है ऑटोमेटेड कर दें ताकि जितने भी हेल्थ केयर के प्लान्स हैं वो अच्छी तरह से एडमिनिस्टर हो जाएँ। यूजिंग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर प्लान्स, आप जितने भी हेल्थ केयर प्लान्स हैं उनको पहले से ही डिफ़ाइन कर दें ताकि एम्प्लॉइज़ को किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना हो, ताकि वो जिस प्लान के तहत अपना इलाज करवाना चाहे वो ईज़िली इसको चूज़ कर सकें। आउटसोर्सिंग हेल्थ केयर बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऐसा बेनिफिट है जिसमें आप एम्प्लॉयर जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जो है आउटसोर्स कर देता है कि जितने भी हेल्थ केयर के बेनिफिट्स के काम हैं वो सारे वही देखेंगे। रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग रिटायरी हेल्थ केयर कवरेज, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी जो आपको कॉस्ट पड़ रही है उसको रिड्यूस करें, उसको एलिमिनेट करें ताकि आप कॉस्ट सेविंग कर सकें। सोशल सिक्योरिटी, इसको फेडरल ओल्ड एज या सर्वाइवर्स इंश्योरेंस कहते हैं। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। ये ऐसा एक टैक्स होता है, टैक्सेबल इनकम होती है जिसमें आप जो एम्प्लॉय है अगर वो 62 की एज पर पहुंच गया है, जब वो उसको रिटायर किया जाता है तो उसको जो पेमेंट दी जाती है रिटायरमेंट की, तो उसे हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। या ये दूसरे नंबर पर इस सूरत में दिया जाता है कि जब एम्प्लॉय की डेथ हो गई है या वो डिसेबल हो गया है तो उसको सोशल सिक्योरिटी की जो अमाउंट है, जो रकम है उसको दी जाती है। और यहाँ फिर सर्वाइवर और डेथ बेनिफिट पे टू एम्प्लॉयज़ डिपेंडेंट, या जो उसके एम्प्लॉयज़ के जो डिपेंडेंट्स होते हैं ये सब कुछ उनको पे किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट। टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान्स, अब पेंशन प्लान्स के कुछ हम टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूटरी है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द प्लान, तो जो आपकी जो एम्प्लॉय होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वही इस प्लान में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। वो अपनी पेमेंट्स उसमें एनुअली या कुछ जिस तरह कंपनीज़ क्राइटेरिया सेट करती हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। नॉन कंट्रीब्यूटरी प्लान्स, एम्प्लॉयर मेक्स ऑल कंट्रीब्यूशन टू द प्लान। अब इस प्लान में जो है एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती हैं वो सारी एम्प्लॉयर की एंड पर होती हैं। क्वालिफाइड प्लान, प्लान्स दैट मीट रिक्वायरमेंट्स फॉर टैक्स बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये एक ऐसा प्लान है जो कि टैक्स बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। नॉन क्वालिफाइड प्लान, प्लान्स नॉट मीटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट। 401 के प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बेस्ड ऑन सेक्शन 401 के ऑफ द इंटरनल रेवेन्यू कोड, एक ऐसा प्लान है कि जिसमें आपके एक कंपनी की तरफ से एक या एम्प्लॉयर की तरफ से एक फ़ंड होता है, एक अकाउंट होता है जिसमें एम्प्लॉय अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन उस फंड में जमा करवाता रहता है, लेकिन वो जो है वो टैक्स से पहले ही सब कुछ उसमें जमा करवाता रहता है। तो एट दी एंड जब वो रिटायर होता है तो जितने भी उस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पड़ी होती है वो एक्यूमुलेट होकर एम्प्लॉय को पे की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉय जो है वो $1 लाख कमा रहा है, तो एम्प्लॉय उसमें से कुछ 6,000 या 5,000 की जो रकम है उसको निकालता है बिफोर टैक्स, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी 401 के प्लान में रख दी जाती है। तो एट दी एंड जितनी भी उसमें कंट्रीब्यूशन आपकी एट दी स्टेज ऑफ रिटायरमेंट हो जाती हैं वो सब कुछ आपको पे कर दी जाते हैं। उसको हम 401 के प्लान के 401 के अकाउंट भी कहते हैं। की पॉलिसी इश्यूज़ इन पेंशन प्लानिंग, मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स, मेंबरशिप की जो है इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटीज़ या रिक्वायरमेंट्स है जिसमें आपका एज का फैक्टर सबसे बड़ा है।
और बेनिफिट फार्मूला जो आपका रिटायरमेंट प्लान जिस तरीके से तैयार किया जाता है उसको एम्प्लॉय को समझाना या एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में आगाह करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। प्लान फंडिंग द प्लान कंट्रीब्यूटरी नॉन, और ये भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी रहती है कि जो आपका प्लान है वो कंट्रीब्यूटरी है या नॉन कंट्रीब्यूटरी है। पेंशन अल्टरनेटिव्स, अर्ली रिटायरमेंट विंडोज़। इसका पेंशन का जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो ये है कि आप जो रिटायरमेंट की एज जो नॉर्मली होती है वो 62 मुकर्रर की है, तो उससे पहले आप जो है एक अल्टरनेटिव दे देते हैं कि जो स्पेसिफिक एम्प्लॉई है वो अगर रिटायरमेंट चाहता है तो उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट्स कर दी जाती हैं। पर्सनल सर्विसेज, क्रेडिट यूनियंस, जितने भी आपके क्रेडिट यूनियंस या उस तरह के अदारे हैं, तो जो एम्प्लॉई चाहता है कि वो उनसे रहनुमाई हासिल करे या वो कुछ बोरोइंग करना चाहता है या उसकी कुछ ज़रूरियात हैं, वो कुछ सेविंग्स चाहता है, तो इस सूरत में कंपनी की तरफ से इस तरह की सर्विसेज भी आपके एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं। एम्प्लॉई असिस्टेंट प्रोग्राम EAPs प्रोवाइड काउंसलिंग एंड एडवाइजरी सोर्सेज, जितने भी आपके लीगल या फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन या आपको असिस्टेंस दी जाती है। चाइल्ड या एल्डर केयर बेड रेफरल्स जो हैं वो भी आपको असिस्ट किया जाता है। अडॉप्शन असिस्टेंस दी जाती है। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग आपकी की जाती है। लाइफ इवेंट प्लानिंग की जो है वो भी आपको असिस्टेंस इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है। फैमिली फ्रेंडली बेनिफिट्स, इन तमाम बेनिफिट्स को मैं वन बाय वन नहीं पढ़ूँगा, आप वीडियो पॉज़ करके आपको इनको ईज़िली देख सकते हैं। ये फैमिली फ्रेंडली बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारे एग्जेक्टिव परक्विजिट्स हैं। आप ये भी वीडियो पॉज़ करके इनको ईज़िली देख सकते हैं वन बाय वन। फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स प्रोग्राम, द कैफेटेरिया फ्लेक्सिबल अप्रोच। हर एक जो एम्प्लॉई होता है उसको एक स्पेसिफ़िक बजट दिया जाता है, एक फ़ंड दिया जाता है, लेकिन वो एक स्पेसिफ़िक बजट होता है और एम्प्लॉई को वो इसलिए दी जाता है कि जिस तरह भी एम्प्लॉई इस बजट को खर्च करना चाहता है, उस फ़ंड को यूज़ करना चाहता है, तो वो उसको यूज़ कर सकता है। और कोर प्लस ऑप्शन प्लान ये है कि इसको इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि जितने भी सेट ऑफ बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी हैं, ये उसको रियलाइज़ करवाने के लिए ये एक प्लान जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट्स enable employees to pay for medical and other expenses which protects dollars by depositing funds in their accounts from पेरोल डिडक्शन। जितनी भी पेरोल की डिडक्शन की जाती है तो जितना प्रीटैक्स डॉलर्स होते हैं आप एम्प्लॉय इसमें फ़ंड जमा करवाता रहता है, तो उस सूरत में एम्प्लॉय को जो कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो मेडिकल के लिहाज से वो यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग्स कर सकता है। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट फ्लेक्स टाइम, और इसको कहते हैं कि आपकी जो वर्किंग डेज़ हैं उसको बिल्ड किया जाता है कि ये आपके कितने वर्किंग डेज़ होंगे, आपका मिड डे आवर्स कितने होंगे या उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उसको हम कहते हैं फ्लेक्स टाइम। वर्कर्स कैन अरेंज देयर ओन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग आवर्स बिफोर एंड आफ्टर द कोर पीरियड। आपकी जितनी भी घंटों की शिफ्ट है, फॉर एग्जांपल 8 घंटों की शिफ्ट है, तो इस सूरत में फ्लेक्स टाइम एक ऐसा बेनिफिट है जिसमें एम्प्लॉई अपने लिहाज से शिफ्ट तो उसने 8 घंटे ही की पूरी करनी है, लेकिन वो खुद सेट कर सकते हैं कि उसने स्टार्ट कब करना है और उसने अपनी शिफ्ट को एंड कब करना है। और इसका कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट है एम्प्लॉय की उसमें सबसे पहले प्रोडक्टिविटी ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है, उसके वर्क शेड्यूल जो है उसके मुताबिक होते हैं और एम्प्लॉय की जो एब्सेंटिज़म है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कंप्रेस्ड वर्कशीट, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, लेस डिस्ट्रप्शन फ्रॉम शिफ्ट चेंजेस, रिड्यूस्ड एब्सेंटिज़म। कंप्रेस्ड वर्क वीक्स जो हैं आपकी शिफ्ट जो है टाइमिंग उतनी ही रहेगी, लेकिन उसको कंप्रेस्ड किया जाता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं तो आप एक वीक में, ये आपकी प्रेफरेंस है, इसको कंप्रेस्ड वर्क वीक्स कहते हैं कि आपने 40 वीक्स का जितना भी टाइम पीरियड बनता है उसको पूरा करने के लिए आप चाहे वो 3 दिन या 4 दिन में करें, जो कि आपने एक वीक में पूरा करना था। अदर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, जॉब शेयरिंग, एक जॉब है जिसमें एक एम्प्लॉय काम कर रहा है लेकिन एक दूसरा एम्प्लॉय भी उसको आके हेल्प आउट करता है, तो उसको हम कहते हैं जॉब शेयरिंग। वर्क शेयरिंग,
किसी भी काम को करने में या वर्क आवर्स को कम करने में एम्प्लॉइज़ जो हैं वो दूसरे एम्प्लॉइज़ के साथ मिलकर काम करते हैं, अपने काम को शेयर करते हैं। ये उस सूरत में किया जाता है कि जब डाउन टर्न्स चल रहे हों, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हों, तो जितना भी ले ऑफ है उसको रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वर्क शेयरिंग की जाती है। टेलीकम्यूटिंग आप आजकल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आई होप हर एक शख्स जो मुझे सुन रहा है या नहीं भी सुन रहा है, आपके तवसत से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टे एट योर होम्स। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। कोरोना वायरस बहुत ही जानलेवा बीमारी है, तो आप अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को क्वारंटीन करके रखें। तो टेलीकम्यूटिंग हम देख रहे थे। टेलीकम्यूटिंग आजकल की सिचुएशन पर पूरा उतरता है कि जिस तरह वर्क फ्रॉम होम एक हैशटैग या एक कैंपेन बन चुकी है, तो इसी तरह एम्प्लॉय को एक सर्विसेज दी जाती है, बेनिफिट दिया जाता है कि आप अपने घर से ही टेलीफोन्स या इंटरनेट के ज़रिए लेटर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, डाटा को आप दूसरी तरफ सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आपने अपने ऑफ़िस जो है वो होम ऑफ़िस के तौर पर आप काम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेनिफिट्स एंड सर्विसेज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और हमारी कोशिश होती है कि हम उस तरह से प्रोफेशनल लेवल की तरह जो है लोग यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज, या उनका तरीका कुछ प्रोफेशनल होता है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी होती है, वो ठीक से नहीं समझ पाते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हर चैप्टर में उस तरह की लैंग्वेज या उस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो आपको ईज़िली समझ में आ जाएँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट के लेवल पर आकर समझाऊँ। तो इसलिए बाज़ औक़ात मैं हर एक स्लाइड पे बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं इतना प्रोफेशनल ना बोलूँ, बहुत ज़्यादा कैजुअल होके आपके साथ मैं लर्निंग कर सकूँ। तो अगर फिर भी आपको इस चीज़ में बहुत सारी अगर गलतियाँ नज़र आई हों, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल पर आकर आपको समझा सकूँ। तो हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कुछ चीज़ आपने ठीक करवानी हो वो भी बताइएगा, और हम फीडबैक को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेते हैं। तो आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इस चैनल को एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें जिसमें हम सब मिलकर लर्निंग कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपको एचआरएम के एक नई चैप्टर के साथ मिलूँगा, तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस।